हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे जो हमेशा हमें कन्फ्यूजन में डालते हैं। अगर आपको इनके आंसर पहले से ही आते होंगे बट उनके आंसर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ये शायद ही आपको आता होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सदिश राशि है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। इन बेंगली इसे बोला जाएगा कि एगुलिर मध्य तुम्हादेर बोलते होबे जे कोनटी होच्छे वेक्टर राशि। तो हमारा जो फर्स्ट को ऑप्शन आप देख सकते हो वह है प्रेशर का। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। मतलब देखिए, अगर कोई फोर्स यूनिट एरिया में अप्लाई हो रहा हो देन उस फोर्स को हम लोग प्रेशर कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि फोर्स के पास एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स होता है। मतलब ऊपर से जब इसमें अप्लाई किया जाएगा फोर्स तो कुछ 1 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उसका डायरेक्शन भी होता है। किधर होता है, नीचे की तरफ हो रहा है डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों रहने के बावजूद भी यह एक सदिश राशि नहीं होता है। यानी इसका जो आंसर होगा वह फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन है कोणीय संवेग का, यानी जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है धारा यानी करंट का। करंट एक वायर है, तार है, तार में तो करंट कोई एक डायरेक्शन में ही फॉलो होता है। इसके पास तो फिर डायरेक्शन है बट तब भी, और 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह करके करंट भी फॉलो होता है, प्रवाह होता है। बट इसका आंसर जो होगा यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोणीय संवेग। तो चलिए हम कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम मत इक्वल टू होता क्या है, W इक्वल टू होता है mr²। देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है कोई दूसरा एक बॉडी। एक बॉडी के चारों ओर अगर दूसरा कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या इसके पास एक डायरेक्शन है। मान के चलिए ये डायरेक्शन में घूम रहा है, ये डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसके पास डायरेक्शन तो है और इसका स्पीड भी कुछ होता है। तो इसलिए स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है और कोणीय संवेग ही होगा इसका राइट आंसर। आपको ये चीज़ बता दें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई दूसरा बॉडी मूव कर रहा हो तो इसके पास एक्सीलरेशन होता है। अगर ये बराबर स्पीड में भी घूम रहा हो ना तो भी इसके पास एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसीलिए एक्सीलरेशन होता है। और ये फैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन से यह जान के रखिए कि दाब एक एक्सेप्शनल सदिश राशि नहीं है। मतलब देखिए, दाब जो होता है इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स यानी वैल्यू तो होता ही है, मान होता है, और डायरेक्शन यानी दिशा भी होता है। तब भी यह कोई सदिश राशि नहीं होता है, यह भी एक अदिश राशि है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो हो गया कोणीय संवेग। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। देखिए, आइंस्टाइन का जो फेमस फार्मूला था क्या था, E = mc²। ये जो सबसे फेमस फार्मूला है आइंस्टाइन का। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट आपको जान के हैरानी होगी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का नियम, या तो फिर ये जो फेमस फार्मूला है =mc², ये दोनों के कारण आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इन्हें कोई ना कोई टिक करे, क्योंकि यही आइंस्टाइन को ज़्यादा फेमस बनाते हैं। बट ये आंसर नहीं है। क्या आंसर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युतिक प्रभाव, जिससे सोलर जैसे काम करता है। सोलर में क्या होता है, सोलर में जब सन रे पड़ता है एक सोलर में तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह मूव होने लगते हैं और होल अलग तरह मूव होने लगते हैं। तो होल्स, इसके कारण यहाँ पे करंट का फॉलो होता है, जिसके कारण ये जो खोज किए थे आइंस्टाइन ने, जिनके कारण उनको क्या नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट अधिकतर को लगता होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या तो फिर E = mc² फार्मूला के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया होगा, लेकिन वो आंसर नहीं है। उनका आंसर जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युतिक प्रभाव।
ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा ही कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे यानी मिरर का प्रयोग होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में हमेशा ही कॉनकेव या तो फिर कॉन्वेक्स आता है, उत्तल या तो फिर अवतल आता है। इन दोनों में से क्या हो सकता है, ये हमेशा ही कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था कि किससे आप सिंपली ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि कोई एक कार है, कार का क्या होता है, एक मिरर होता है जो पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए साइड में होते हैं, और एक होता है क्या, जो लाइट होता है वहाँ पे एक मिरर यूज होता है। तो एक ऑप्शन था, एक मान के चलिए कि अगर ऑप्शन में आपको उत्तल या तो फिर अवतल है तो आप कैसे सही टिक करोगे। तो एक फॉर्मूला है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, उसमें सारे अवतल या तो फिर कॉनकेव मिरर आ जाते हैं। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। हेलो पर होता है गाड़ी का हेडलाइट। गाड़ी का हेडलाइट में क्या यूज होता है, गाड़ी का हेडलाइट में यूज होता है क्या, उत्तल दर्पण यानी छोटे देखने के लिए। तो हेलो हो गया दोस्तों, यानी डेंटल क्लिनिक में दांत चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है मिरर, वह भी होता है अवतल यानी कॉनकेव मिरर। तो हेलो दोस्तों सुबह यानी सोलर लाइट जब पड़ता है तो उसमें भी अवतल लेंस यूज होता है। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, ट्राई फॉर टॉर्च लाइट में भी जो यूज होता है वो क्या है, वो भी अवतल लेंस ही है यानी अवतल मिरर है। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। तो इस तरह करके आप फार्मूला से भी रिलेटेड कर सकते हो, उसमें सारे कॉनकेव मिरर सब आ जाएंगे और बाकी बात सब जितने होंगे वो सारे उत्तल ही होते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खतरे का संकेत के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है। देखिए आप ये क्वेश्चन दूसरा तरह से पूछ सकता है कि ट्रैफिक का जब यूज होता है तो ट्रैफिक के यूज में रेड कलर का ही यूज क्यों किया जाता है। देखिए क्यों का आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप सब में तो बहुत कोई इसे रट्टा मार लिए होंगे कि ट्रैफिक में रेड कलर का यूज होता है, इसीलिए खतरे का देख सकते हो रेल लाइन में भी जो रेड कलर का यूज होता है क्यों होता है। देखिए क्यों होता है, चलिए हम जानते हैं। तो रेड कलर का क्या होता है, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वह बड़ा होता है। तो मान के चलिए कि इस तरह करके रेड कलर वाला गया, उसके बाद एक मान के चलिए दूसरा कलर का है, वो क्या होगा, वो इससे छोटा होगा। मान के चलिए एक पीला ले लेते हैं, ठीक है। तो पीला का वेवलेंथ किस तरह होगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा हो गया। उसके बाद अलग अलग कलर का अगर वेवलेंथ लेंगे वो क्या होगा, इससे भी और छोटा हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, गैसियस मॉलिक्यूल, ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स से ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर जो हैं वह कहाँ है, गैसियस मॉलिक्यूल इस तरह फॉर्मेट में, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके कंपेयर में क्या होता है, उनका कंपेयर में बड़ा होता है वेवलेंथ। तो जब एटमॉस्फेयर में मान के चलिए कि ट्रैवल कर रहा है कोई एक वेवलेंथ रेड कलर वाला, तो वहाँ पे एक छोटा सा ये है एटॉम्स या तो फिर मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी, या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए इसमें टकराने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि इससे टकराएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। मान के चलिए कि इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक चींटी है, चींटी को आपको एक पेड़ काटने वाला जो आरी होता है उससे काटना है, तो कितना कम चांस है कि एक चींटी को आप काट सकोगे ऐसे करके, वो तो बच ही जाएगा ना। इसी तरह एटॉम्स और मॉलिक्यूल छोटे होते हैं तो उसके होता है, इसलिए टकराता कम है और वो आप उसके बीच से गुजर जाता है, इसलिए रेड वेवलेंथ दूर तक पहुंच जाता है आसानी से। लेकिन अगर छोटा वेवलेंथ हो, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे ब्लू कलर वाला वेवलेंथ, तो अगर ब्लू कलर वाला वेवलेंथ है तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक मॉलिक्यूल से इतना बड़ा है मॉलिक्यूल, कुछ भी मॉलिक्यूल, तो देखिए टकराने का कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक छोटे से आरी आप देखे होंगे, बहुत छोटा भी आरी आता है कुछ काटने के लिए, तो उसमें अगर आप चींटी को ऐसे दबाओगे, मान के चलिए कोई एक है
उसमें इस तरह आरी को दबा रहे हो तो छोटा रहेगा, तो ये ज़्यादा चांस है ना कटने का। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, इसलिए टकराने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना छोटा छोटा जाएगा और मॉलिक्यूल्स भी इतना छोटे रहेंगे तो टकरा सकते हैं जल्दी। इसलिए अगर टकरा जाएंगे तो वह वेवलेंथ ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। इसलिए ट्रैफिक में हमेशा ही रेड का यूज होता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ इस तरह बड़ा बड़ा होता है और उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में वो आसानी से पार हो सकता है। क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि चींटी को आप बड़े से काट नहीं सकते हो लेकिन छोटे से काट सकते हो। बस ऐसे ही आपको जानना है कि क्यों और कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है। देखिए प्रेशर जो कुकर है उसमें खाना जल्दी पकता है, क्यों जल्दी पकता है वो हम जानेंगे और कैसे ऐसा होता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो मान के चलिए एक प्रेशर कुकर है, ओके, ये एक प्रेशर कुकर है। चलिए ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल में खाना बनाते हैं, और ये एक प्रेशर कुकर है, यानी अंदर से क्या है, ये बाहर से बंद है। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे क्या है, हवा है, यहाँ पे गैस है और यहाँ भी गैस है। यानी देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ अगर हीट दोगे तो हीट का क्या होगा, हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये देखिए कोई भी चीज़ वेपर में कम कन्वर्ट हो जाता है। मान के चलिए कि ये नीचे लिक्विड है और ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है यहाँ पे। तो इसका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जब इसके प्रेशर से ज़्यादा हो जाएंगे तो वह गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपके घर में या तो फिर कहीं भी जो वाटर्स हैं उसका प्रेशर कितना होता है, ऊपर का जो प्रेशर होता है ना, उसका जो प्रेशर होता है ऊपर में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब यह एक पात्र है, इसका अंदर पात्र का जो यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर होगा, दोनों इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, तो काइनेटिक एनर्जी गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक वैसा ही होता है प्रेशर कुकर में। जब हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो मान के चलिए कि प्रेशर कुकर था, प्रेशर कुकर में हम देखिए यहाँ तक है, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी हीट कर रहे हैं तो गैसियस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, गति शक्ति बढ़ गया। तो गति शक्ति बढ़ने के बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल। और यहाँ पहले से जो प्रेशर था, कुछ जितना मॉलिक्यूल थे उतना प्रेशर था, अब यहाँ गर्म किए तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ चला गया, मॉलिक्यूल गैस बन गया, भाप बन गया। वो भाप क्या करेगा, फिर यहाँ पे दाब देगा, तो ये दाब बराबर रहेगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ रहा है ना। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ गए ऊपर, फिर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ ही रहेंगे, बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये फिर कहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इधर दीवार में और फिर नीचे। फिर इस तरह कर करके क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ऊपर का मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर, यानी चारों तरफ इसका प्रेशर जो होगा वो चारों तरफ होगा, सिर्फ नीचे या तो फिर ऊपर ही नहीं। तो प्रेशर कुकर के अंदर में जो वाटर है वहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा, तो ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, यहाँ नीचे वाला ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ये प्रेशर फिर यहाँ अप्लाई हो रहा है, तब ये प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स, यहाँ का जो गैस वाटर सब है वो फिर से देखिए ज़्यादा, इसको हमको भाप में फिर कन्वर्ट करना है। तो फिर भाप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना प्रेशर था लग रहा था उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तभी ना ये भाप में जाएगा। तो इस तरह करते करते क्या होता है कि इसको ज़्यादा गर्म सहना पड़ता है, तभी ना ये जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ रहा है, प्रेशर तो कम नहीं है ना कि जल्दी से भाप बन जाए। आपको बता दें कि अगर वैक्यूम है, ऊपर में हवा है ही नहीं, ऊपर में कुछ भी नहीं, हवा को निकाल देंगे, यहाँ पे वाटर रहेगा, तो ये 0 डिग्री या तो फिर 5 डिग्री 2 डिग्री में भी वाटर जो है वो बॉयल करने लगेगा, यानी फूटने लगेगा।
ऐसा अगर कम ऊपर में क्या वैक्यूम रहे तब ऐसा पॉसिबल है। इसी तरह नॉर्मल खाना में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पका रहे हैं तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी सब गैसेस मॉलिक्यूल सब उड़ जा रहा है, और यहाँ क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है, जितना का उतना ही रह रहा है। फिर ये जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, ये तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा है, इसके वजह से यहाँ का प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता है। इसीलिए अंदर का प्रेशर कुकर का खाना होता है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर ऊपर वाला पार्ट में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और वो प्रेशर इस प्रेशर में यह जगह में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी के कारण जो यहाँ के मॉलिक्यूल सब हैं इसको ज़्यादा गर्म होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तभी ये वो ऊपर जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हवाई जहाज़ में यात्रा करते वक्त पेन के स्याही क्यों निकलने लगती है। देखिए ये कलम, मान के चलिए कि ये कलम है, ठीक है, अंदर में इंक भरा हुआ है, तो ये कहाँ है, नीचे है जहाँ पे हम लोग पढ़ते लिखते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वहाँ पे इतना हम भर के रखे हैं, यानी ये मान के चलिए कि सिंपल सा इसे दबा के रख रहा है। जब इसी कलम को अब ऊपर ले जाओगे हवाई जहाज़ में या तो फिर पहाड़ के ऊपर, तो क्या होगा, पहाड़ के ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे ये प्रेशर हवा का लेवल देखिए, मान के चलिए कि हवा है, इस तरह करके हवा है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना तो हवा का गहराई कम जा रहा है, तो हवा का गहराई जब कमेगा तो यहाँ पे प्रेशर भी कम लगेगा, यहाँ पे प्रेशर भी कम लगेगा, और यहाँ पे जब प्रेशर कम लगेगा तब क्या होगा, तब ये बाहर जा सकता है। अगर यहाँ का प्रेशर ही ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर चल जाएगा, इसलिए हवाई जहाज़ में पेन का स्याही जो है वो निकल सकता है या तो फिर निकलने लगता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती। ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। फर्स्ट जो आंसर होगा कि आपको इसका आंसर जो करना है क्या होगा, अगर हवा ही ना रहे, ये मान के चलिए क्या है धरती, इसके चारों तरफ में एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, अगर वायुमंडल ना रहे तो धरती को घूमने में क्या इफेक्ट हो सकता है। इसका आंसर दो होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो दो होगा। कैसे दो होगा देखते हैं। फर्स्ट जो आंसर ये है, पहले हम जाते हैं बुक की तरफ, फिर जाएंगे अपना क्यूरियोसिटी पे। तो कम हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ जाएगा, या तो फिर लगभग आधी हो जाएगा, कुछ तो होगा। तो इसमें एटमॉस्फेयर है और इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो क्या होगा, इसका कुछ मास कम हो जाएगा, कुछ मास भी कम होगा, रेडियस भी कम होगा। देखिए पहले इतना सा ही रेडियस है, अगर आप एयर का भी रेडियस जोड़ दोगे तो ऊपर तक रेडियस लेना पड़ेगा, यानी रेडियस भी कुछ कम हुआ और मास भी कम हुआ। तो एंगुलर मोमेंटम W=mr²। तो अगर मास को हम फिक्स रखें, क्योंकि एयर का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, एयर का जो मास है वह नेग्लिजिबल होता है। तो दोनों केस में ही एयर का जो मास है वो नेग्लिजिबल मान के चले, तो रेडियस कम और बेसी हो रहा है। तो देखिए एम अगर फिक्स्ड है तो आर कमेगा, ये कमेगा तो ये बढ़ जाएगा, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा, यानी दिन का अवधि क्या होगा, दिन का जो अवधि होगा वह बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरह से हम ये समझते हैं कि यह क्या है, हमारा धरती है, अर्थ है। अब देखिए यह मान के चलिए कि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, फिर इधर सन से लाइट आ रहा है, तो आप जानते ही हो सूर्य जब उगता है, मान के चलिए कि 5 बजे उगता है, तो उससे कुछ देर पहले ही हमें दिन का आभास होने लगता है, यानी लाइट लगता है कि दिन हो रहा है, तो वह भी लाइट दिन में ही गिनती होगा, क्योंकि दिखेगा कुछ। तो सूरज ढलने के बाद भी कुछ देर तक दिन रहता है, और सूरज उगने के पहले भी कुछ देर तक लाइट रहता है। वो क्यों होता है, वो यहाँ पे जो क्या है गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, हवा है, हवा इसे क्या करता है, इधर रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि इधर से आया फिर इधर से हवा उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्शन के कारण होता है कि सूर्य उदय होने से कुछ देर पहले ही दिन का महसूस हो जाता है, और सूरज ढलने के कुछ देर बाद तक भी दिन आप मान सकते हो। लेकिन अगर सनलाइट का बात करें कि सनलाइट कितना देर रहेगा, तो उसमें जो होगा एंगुलर मोमेंटम, उसमें दिन बढ़ जाएगा।
लेकिन इसमें लग रहा है कि ये अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो सूरज जब उगेगा, जब यहाँ पे आएगा तभी आप देखोगे सूरज के लाइट को यहाँ पे पहुँचते हुए, यहाँ पे सूरज के लाइट को पहुँचते हुए। अगर नहीं आया तो सूरज का लाइट जब, अगर हवा नहीं रहेगा तो जब सन अगर उठ भी गया तो उससे पहले आपको दिन जैसा नहीं लगेगा। यानी सन जब आपके सीधा डायरेक्शन में होगा तभी आपको दिन महसूस होगा, नहीं तो आपको दिन महसूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर है, इसी के कारण सन उगने से पहले भी थोड़ा सा दिन लगता है, और सन जब डूब जाता है, ढल जाता है, तो भी थोड़ा सा दिन होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नया कुछ जानेंगे।